हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 28 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और इसमें एडिटोरियल से जो इम्पोर्टेंट खबर है उसको हमने रखा आपके एग्जाम के लिए। तो बाकी जो न्यूज़ है उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हमने उसको जो बेसिकली यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपका जो पूरा न्यूज़पेपर है आज का कवर हो जाएगा इसमें, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको उसका और भी वीडियोज है जिसको आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के, या डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिया है उन वीडियो को आप जरूर देखें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो आने जो नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो पहला जो न्यूज है आपका, स्टेट रेस्पॉन्सिबल फॉर वैक्सीन शॉर्टफॉल सेज गवर्नमेंट एडवाइजर। तो क्या कल बेसिकली जो है गवर्नमेंट एडवाइजर है वीके पॉल, डॉक्टर वीके पॉल, तो इन्होंने कुछ ना बताया कि ये जो वैक्सीन की कमी है, जो वैक्सीन सप्लाई क्रंच है, इसको लेकर के अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से जो स्टेप वक्तव्य जो है सामने रखा, लोगों के सामने रखा कि जो सप्लाई स्टेट हैज कोर्स्ड द सेंटर इनटू एक्सपेंडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ द बीइंग इनएडिक्वेटली प्रिपेयर्ड। तो ये बेसिकली कहा कि सेंटर को बेसिकली स्टेट्स ने फोर्स किया कि आप जो एक्सपेंड करें अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, मतलब 18 साल से ऊपर की उम्र के लिए आप स्टार्ट करें, जबकि उन्हें पता था कि वैक्सीन वैक्सीन उतनी अवेलेबल नहीं है। जनवरी से अप्रैल तक जो है सेंटर इसको एडमिनिस्टर कर रहा था, तो सब कुछ ठीक था, बट मई के बाद जो है जब स्टेट के पास आ गया तो वो उतना सही नहीं रहा। तो इसमें सेंटर का बेसिकली रोल नहीं है, सेंटर क्या करते हैं इसका जिम्मेदार नहीं है, एक तरह से इन्होंने कहा था। सेंटर डिड ऑल दी हेवी लिफ्टिंग, सेंटर ने बहुत सारा इसमें बेसिकली सप्लाई बढ़ाने के लिए काम किया। क्या क्या? तो फंडिंग किया वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को, जैसा हमने देखा, एक्सीलेटिंग अप्रूवल्स एक्सीलेट किया, जैसे स्पुतनिक में उन्होंने एक्सीलेट किया, रैंकिंग अप प्रोडक्शन और ब्रिजिंग फॉरेन वैक्सीन को लाने के लिए ये सब बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, जिसके बाद भी जो वैक्सीन उतनी अवेलेबल नहीं हो पाई। मतलब सेंटर ने अपना स्टेप्स लिया है पूरी तरह से, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में है ये बेसिकली ये जो सप्लाई डिमांड मिसमैच है, ये स्टेट गवर्नमेंट के एक्शंस और उनके जो फोर्स के कारण ये देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज merely enabled the state to try procure vaccine on their own ऑन देयर एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट। तो स्टेट ने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें वैक्सीन सब प्रोक्योर करने दीजिए, तभी सेंटर ने इसको स्टार्ट किया। तो ये सेंटर पे इल्जाम लगाना गलत है। हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट एंड द लिबरलाइज्ड वैक्सीन पॉलिसी वाज रिजल्ट ऑफ इनसेसेंट रिक्वेस्ट टू गिव स्टेट मोर पावर। तो ये जो लिबरलाइज वैक्सीन पॉलिसी इन्होंने निकाला एक मई से कि आप प्रोक्योर कर सकते हैं 50%, और ये इसलिए क्योंकि स्टेट्स का ही रिक्वेस्ट था और हेल्थ जो उनका अपना सब्जेक्ट है, इसी कारण से सेंटर ने इस स्टेप को लिया, जिसके कारण अभी हम सप्लाई शॉर्टेज देख रहे हैं। तो ये बेसिकली सेंटर का तरह स्टेप है। ये PIB ने इसको रिलीज किया है, मिथ वर्सेस फैक्ट क्वेश्चन करके। इसको आप ट्विटर पे, बाकी वेबसाइट पे, PIB पे आप इसको देख सकते हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स को उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि क्या सेंटर ने स्टेप्स लिया और क्यों सेंटर की जिम्मेदारी इसमें नहीं है। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेट डोज जो है दिखा जा रहा है कि देखिए अप्रैल में काफी बढ़ गया था पीक पर, और धीरे 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 काफी कम हो गया। 1.8 मिलियन डोजेस तकरीबन कल ये लगे हैं पूरे देश में, तो कम हो रहा है बेसिकली। उसके अलावा वैक्सीन वेस्टेज की बात कही गई है, जिसको स्टेट ने बेसिकली रिफ्यूट किया है क्लेम को कि नहीं, वैक्सीन वेस्टेज उतना हमारे यहाँ नहीं है। नेक्स्ट जो है IT रूल को लेकर के, IT रूल जो नया इम्प्लीमेंट हुआ आपका 2 दिन पहले 26 मई से, तो उसको लेकर के अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं, बेसिकली काफी न्यूज आ रहा है। उसी का रिलेटेड ये भी न्यूज है, ट्विटर डिफेमिंग इंडिया डिफाइंग लॉज से गवर्नमेंट। तो ट्विटर ने बेसिकली अपना स्टेटमेंट दिया था इस IT रूल के आने के बारे में, आने के बाद कि new IT rules that inhibit free and open public conversation. It will strive to comply with the revised IT rules but sought a minimum of 3 month compliance. तो ये बेसिकली ट्विटर ने कहा है कि ये फ्री स्पीच एंड ओपन डिस्कशन को, कन्वर्सन को जो है वो रोकेगा। ये नए IT रूल्स हम कंप्लाई करेंगे, लेकिन 3 महीने का हमें और एक्सटेंशन दिया जाए। इसके अलावा इसमें जो कहा गया कि IB मिनिस्ट्री ने भी बेसिकली तो डिजिटल मीडिया को, कि हमने देखा IT रूल का हमारा डिटेल वीडियो है, जैसे मैंने कल भी कहा था आपको, परसों ही हमने अपलोड किया है उसको, तो उसको आप जरूर देखें। इसमें IT रूल्स में जो बेसिकली सोशल मीडियाज हैं, सोशल मीडिया को कवर किया गया है, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया को कवर किया गया है, OTT प्लेटफॉर्म्स को कवर किया गया है, और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को भी कवर किया गया इस IT रूल में। तो क्या क्या रूल्स है सबके लिए, अलग अलग रूल्स जो है उसको आप डिटेल में स्टडी करेंगे, तभी जो आपको समझ में आएगा इसका फॉर क्या है, इसके अगेंस्ट में क्या है, प्रोज एंड कॉन्स, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसमें हमने क्रिटिकल एनालिसिस भी किया है इस IT रूल का कि कहाँ पे लूप होल्स है इस रूल में। तो इसी में जो है बेसिकली सेकंड उसका जो एक्सटेंशन न्यूज है पेज नंबर 8 पे, उसमें जो बेसिकली ट्विटर ने जो कहा है उसका स्टेटमेंट जो है, इट इज पर्टिकुलरली कंसर्न दैट रिक्वायरमेंट टू मेक इंडिविजुअल कंप्लायंस ऑफिसर्स क्रिमिनली लायबल टू कंटेंट
फॉर कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली इस रूल में कहा गया कि जो कंप्लायंस ऑफिसर्स होंगे ट्विटर के या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, वो क्रिमिनली लायबल होंगे कंटेंट जो प्लेटफॉर्म्स पे अगर कुछ वैसा कंटेंट अपलोड होता है तो। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, प्रोएक्टिवली मतलब ट्विटर को अपने आप मॉनिटरिंग करनी होगी। कुछ कंटेंट उनको खुद देखना होगा कि कंटेंट अगर कुछ वैसा है जो गलत है उसको रिमूव करना होगा प्रोएक्टिवली। और ब्लैंकेट अथॉरिटी टू सीक इन्फॉर्मेशन, तो ये अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकती है अबाउट कस्टमर्स। तो ये सब बेसिकली इन्होंने कंसर्न जताया ट्विटर ने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और उनके काम करने में बाधा डालेगा। डेंजरस ओवररीच दैट इज इनकंसिस्टेंट विद ओपन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो ये जो रूल्स है ये ओवररीच एक तरह से है गवर्नमेंट का, जो कि ओपन और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स से अलग है। ये ट्विटर का बेसिकली स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा है। तो ये गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि न्यू रूल्स एम्पावर ऑर्डिनरी यूजर्स टू बिकम विक्टिम्स ऑफ डिफेमेशन, मॉफ्ड इमेजेस, सेक्सुअल अब्यूज एंड द होल रेंज ऑफ अदर अब्यूज कंटेंट्स। तो ये बेसिकली इन्होंने गवर्नमेंट ने अपना जो डिफेंड किया है कि भाई नया रूल जो है ऑर्डिनरी यूजर को पावर देता है कि वो जो बेसिकली कंटेंट उनके अगेंस्ट मान लीजिए अपलोड हो जाता है, सेक्सुअल उनका मॉफ्ड इमेज अपलोड होता है, तो उससे उनको प्रोटेक्ट करता है, पावर देता है ये नया आईटी रूल। तो ये बेसिकली दोनों साइड के हैं। आप जब आंसर लिखें तो कुछ आंसर आता है आईटी रूल पे, तो आपको जो है दोनों का बेसिकली एक क्रिटिसिज्म, कंसर्न और क्या उसमें सही चीजें हैं वो आपको दोनों चीजें क्रिटिकल एनालिसिस में लिखनी होगी। इसीलिए आपको दोनों साइड का इन्फॉर्मेशन जानने की, बातें जानने की जरूरत है। इसके आगे पे भी कोर्ट में भी केस हुआ है तो उसको हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्लैक फंगस ड्रग गेट्स हाईकोर्ट नोट। तो ये बेसिकली हाईकोर्ट ने जो कहा है कि ना एम्फोटेरेसिन बी जो ड्रग है जो कि ब्लैक फंगस म्यूकोरमिकोसिस डिजीज को इलाज कराने में काम आता है, तो इसको इन्होंने कहा कि ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा जब तक कि सेंटर जो कोई डिसीजन नहीं लेती है कस्टम और अदर ड्यूटीज में। बाद में एक बॉन्ड आपको देना होगा बेसिकली जो भी इंपोर्ट करेगा कि हम जो ड्यूटी बाद में देंगे अगर जब सेंटर इसको डिसाइड करती है। तो ये बेसिकली कोर्ट का पहले भी डिसीजन आया था जीएसटी को लेकर के, जीएसटी इन्होंने वेव ऑफ किया था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे। तो ये बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इन्होंने बेसिकली कोर्ट ने आर्टिकल 21 से इन चीजों को जोड़ा है कि ये हेल्थ क्राइसिस है और राइट टू हेल्थ जो है, राइट टू हेल्थ ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रीटमेंट जो आपका है बेसिकली हेल्थ ट्रीटमेंट, ये आपका इस आर्टिकल में आता है। इसीलिए जो आप टैक्सेज अगर आप लेना एक्स्ट्रा वो नहीं लेना जाना चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे हो, क्योंकि वो हेल्थ क्राइसिस में, इमरजेंसी के केसेज में ये बेसिकली लोगों की जरूरत है। और ये इसी तरह से ये ड्रग भी जो है एम्फोटेरेसिन बी, ये भी लोगों की जरूरत है हेल्थ क्राइसिस में, तो इस पर टैक्स लेना सही नहीं है और ये राइट टू हेल्थ का एक तरह से पार्ट है। तो इसमें आप आर्टिकल फंडामेंटल राइट से कैसे आप चीजों को लिंक कर सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है रिफॉर्म्स विल बेनिफिट आइलैंडर कलेक्टर, ये बेसिकली लक्षद्वीप को लेकर के जो हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ जो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर ने जो कुछ रूल्स नए लेके आए, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है काफी कि वो रूल्स जो है वहाँ के कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के लोगों का जो डेमोग्राफी है उसके अगेंस्ट एक तरह से। उसको एक तरह से वहाँ के जो कलेक्टर है उन्होंने इसको डिफेंड किया है कि क्यों ये रूल सही है, रिफॉर्म सही है। तो इस रिमूव द नून बीफ जो इन्होंने पहले बैन कर दिया है, एंड टू बैन स्लॉटरिंग, ये बेसिकली उन्होंने कहा कि फिश और एग जो है वो हेल्दियर है बच्चों के लिए। फिश जो है रेडीली अवेलेबल है वहाँ पे, मेन वहाँ का ऑक्यूपेशन ही फिशिंग है, तो वो वहाँ के लोकल फिशरमैन को इससे हेल्प करेगा, उनकी सेल इंक्रीज होगी। ये पहला डिफेंस इनका। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर कुड एग्जेम्प्ट रिसोर्स इन द प्रॉपर्टीज व्हिच वे गिवन, तो लिक्वर का बैन किया गया, तो इसमें कहा गया उन्होंने कि एडमिनिस्ट्रेटर एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कुछ रिसोर्ट्स और अदर प्रॉपर्टीज को जो कि लिक्वर लाइसेंस उनके पास है और स्पेसिफाइड टाइम के लिए। लिक्वर पहले भी जो बेसिकली वाज सर्व्ड ओनली टू टूरिस्ट एंड नॉट सोल्ड टू आइलैंडर्स, तो पहले भी ऐसा ही था, तो इसलिए इन्होंने इसको इस पर डिफेंड किया है। इसके अलावा जो वहाँ पर गुंडा एक्ट एक तरह से लगाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, इसको जो डिफेंड कहा जा रहा था कि ये वहाँ पे क्राइम रेट काफी कम है, तो ये गुंडा एक्ट लगाना बेसिकली आप पावर को मिसयूज करेंगे। इस पर इन्होंने कहा है कि अभी जो बेसिकली एम एट रेनिंग द केसेज, क्योंकि केस वहाँ बोल रहे हैं कि वो बढ़ रहा है, तो और केसेज जो है नार्कोटिक्स, इलीगल ट्रेड और पॉस्को का केसेज बढ़ रहा है वहां पर, जिसको देखते हुए हमने जो ये एक्ट को लागू किया है, इन चीजों को देखते हुए। तो बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्टैंड है कि हम ज्योग्राफिकल सिक्योरिटी जो सिमिलर है मालदीव से, तो हम मालदीव के जैसे डेवलप इसको कैसे नहीं कर सकते हैं, डेवलप किया जाना चाहिए इसका टूरिज्म और बाकी चीजों को, ताकि ये भी रिवेन्यू जनरेट कर सके अच्छी तरीके से और यहाँ के लोगों को फायदा मिले। तो ये बेसिकली सेंटर का पूरा स्टैंड है, मतलब कि लक्षद्वीप आइलैंड के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका स्टैंड है, तो इसको जो आप बेसिकली अगर आता है तो उसमें आप इन चीजों को लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दोनों स्टैंड आपको जानना जरूरी है एक बैलेंस्ड व्यू बनाने के लिए।
तो ये फ्रेंड्स कुछ आर्टिकल्स थे। अब हम एडिटोरियल की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन मिलेगी और आप जो बाकी वीडियोस को भी देख पाएंगे जो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में है। तो पहला जो एडिटोरियल है वो कल्चर इंक्रीजिंगली फ्रैक्चर्ड एंड अनप्लान्ड। ये बेसिकली जो है सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के है। उसमें जो नेशनल म्यूजियम्स, कुछ म्यूजियम्स को शिफ्ट करने की, उनकी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने की जो बात है, उस पर ये पूरा आर्टिकल इन्होंने बताया। ज़्यादा कुछ इसमें वैसा फैक्चुअल या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन्होंने कहा कि कल्चर जो है कैसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना जरूरी है। तो इन्होंने से कहा कि जो इंदिरा गांधी म्यूजियम है, बेसिकली नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स जो है आपका, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसका भी बेसिकली इसको भी हटाया जा रहा है वहां से। तो इसका एजुकेशनल आर्म जो है आर्म जो है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, इसको ऑलरेडी जो है बेसिकली रिलोकेट कर दिया गया है नोएडा में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज प्राइज कलेक्शन हैव बीन रिलीगेटेड टू ग्रेटर नोएडा। तो आप जो बेसिकली जो म्यूजियम से या इंपॉर्टेंट सामान जो आर्काइव्स थे, उसको जो एक जगह पे लोग देख सकते हैं, उसको आपने अलग जगह पे रिलोकेट कर दिया, जिससे उसका इंपॉर्टेंस एक तरह से घटता है एक तरह से। कलेक्शन तो नेशनल म्यूजियम जिसको अभी डिमोलिश करने की बात कही जा रही है कि उसका बेसिकली उसको शिफ्ट किया जाएगा शायद नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में। तो नेशनल और उसकी बिल्डिंग को डिमोलिश की जाएगी, तो इसका कलेक्शन भी हो सकता है स्पीड अप कर दिया जाए। कुछ जो है रेड फोर्ट में आप रखें, कुछ स्टोरेज में रखें, कुछ नए घर नया जो बनेगा उसमें रखने के इंतजार में रखें। इससे जो क्या बेसिकली डिसएग्रीगेशन जो है, रादर देन यूनिफिकेशन ऑफ इंडियाज कल्चर एंड कम्युनिटीज सीम टू बी लीटमोटिव। तो ये बेसिकली कहा है कि डिस एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर आप जाते हैं म्यूजियम में तो आपको एक होलिस्टिक आइडिया होना चाहिए इंडिया के कल्चर का। अगर वो सही सारे सामान एक जगह पे होंगे तो आपको होलिस्टिक जो है आइडिया मिलेगा इंडिया के हिस्ट्री का, इंडिया के कल्चर का। तो वो चीज जो अगर आप सामानों को अलग अलग जगह रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर म्यूजियम विजिट करता है तो उसको एक उस चीज का ही बस आइडिया मिल पाएगा, उससे रिलेटेड कुछ ही चीज वो जानकारी उनको मिल पाएगी, व्यू वो जो है नहीं बना पाएगा। तो या फिर हो सकता है बायस्ड व्यू उनके दिमाग में है। तो ये बेसिकली इनका कहना है। म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री का एम क्या है? एबल टू स्पीक ऑफ इट्स टू इट्स पब्लिक, स्पीक टू द वाइडर वर्ल्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली म्यूजियम का काम होता है कि वो लोगों से कहे कि हमारी हिस्ट्री कैसी है, आओ मुझे देखो हिस्ट्री इंडिया की कैसी रही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसी रही है, इंडिया में क्या क्या हुआ है प्री हिस्ट्रिक टाइम से। ये अगर आप सारे सामान एक जगह होंगे तभी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। प्रोवाइड फॉर्मेशन डीम्ड एप्रोप्रिएट विद गैलरीज डिवाइडेड इन ऑल फैसिलिटी। बेसिकली बताया है कि अभी जो हमारा म्यूजियम है वो कैसा है, क्या है। तो व्हाट डज शिफ्टिंग ऑफ म्यूजियम मीन? शिफ्टिंग जब हम कर रहे हैं उसका क्या मतलब होगा? तो इसमें जो इश्यूज है, इससे बहुत सारे अभी से बात है, म्यूजियम्स में जो आइटम्स होते हैं, फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं, पुराने सदियों पुराने जो आइटम्स है, जैसे इन्होंने कहा हड़प्पन टेराकोटा, ऐसे जो बुद्धा स्कल्पचर्स एज फाइनेंस फिलग्री, उसके अलावा स्कल्पचर दैट वेट मेनी टन, कुछ ऐसे स्कल्पचर्स है जो बहुत भारी हैं। तो इस सब को बेसिकली शिफ्ट करना एक अपने आप में एक अलग फील्ड है, अपने आप में एक एक्सपर्टीज चाहिए, जिसकी जो शायद हमारे पास उतनी अवेलेबल नहीं होगी अगर इतना हम हड़बड़ी में इसको शिफ्ट करेंगे। उसके अलावा इन्होंने कहा जैसे कि शेयर स्किल ऑफ अरेंजिंग फॉर पैकिंग एंड मूविंग ईच ऑफ दीज आइटम विल प्रेजेंट लॉजिस्टिक नाइटमेयर। ये बेसिकली कहा कि क्योंकि हर आइटम अलग अलग है, उसको आप ऐसा नहीं कि घर की पैकिंग होती है कि आपने कार्टून में ड्रेप किया भेज दिया, इसको आपको उस हिसाब से, उसके क्लाइमेट के हिसाब से, उसके रख रखाव के हिसाब से उसको पैकेजिंग करनी होगी, आपको उस हिसाब से आपको उसको मूव करना होगा। एक बहुत जो एक्सपर्टीज इसमें आपको चाहिए। और लॉजिस्टिकल लाइट में देखो कि बड़े बड़े भारी भारी सामान भी हैं, सोफिस्टिकेटेड सामान भी हैं, जो कि उसके अलावा आपको टैगिंग होनी चाहिए ताकि वो सही जगह पे सही सामान पहुंच सके। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है जहाँ पे वो काम करते हैं, एस्मॉलन म्यूजियम इन ऑक्सफोर्ड। तो वहाँ पे बेसिकली कुछ है ना सामान आया, शिफ्ट किया, उसमें बेसिकली क्या होता है, एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट हैड टू हैव इट्स ओन स्पेशल पैकेजिंग केस। हर ऑब्जेक्ट का अपना स्पेशल पैकेजिंग है, क्योंकि ये घर का सामान नहीं, बेसिकली एक हिस्टोरिकल आइटम है। एंड फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट हैव डेटा लॉजर्स विद इन क्लाइमेट कंट्रोल केसेस। तो क्लाइमेट कंट्रोल केसेज वहाँ पे उनके होते हैं अलग फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स के। ईच नंबर का बारकोड नंबर है जो कि ऑनलाइन लोकेशन इंडेक्स से जुड़ा हुआ है, जो इंडिया में बेसिकली ये चीज़ नहीं है, जिसको कि हमें करने की जरूरत होगी लॉजिस्टिक्स के लिए। ऑलरेडी हमारे यहाँ वैकेंसीज काफ़ी है पोस्ट की, तो ऑब्वियसली बात मैन पावर तो ऑलरेडी हमारा कम है, तो इसको शिफ्ट कराना इनके सामान को बहुत ही कर सकते हैं आप हरक्यूलेन टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है जो गवर्नमेंट को देख के करना होगा।
It requires exceptional skill, and few architects have necessary experience in adapting historic building for narrating current and future cultural concerns. तो जो बिल्डिंग्स आप जैसे नॉर्थ ब्लॉक में जब आप शिफ्ट करेंगे, जैसे आप सॉरी साउथ ब्लॉक में कहा जा रहा है हम शिफ्ट करेंगे नेशनल म्यूजियम को, तो उसमें बेसिकली उसको उस हिसाब से डिजाइन करना, उसको उस हिसाब से बनाना कि वो हिस्ट्री अपने आप में कहे। अगर आप उसके अंदर जाते हैं तो अपने आप वो हिस्ट्री कहे। वो बहुत ही कम आर्किटेक्ट के पास ये तजुर्बा है। Movement of objects and people, fitting them with the state of the art storage, security, offices, lighting, climate control, ये सारा कुछ बेसिकली जो है गवर्नमेंट को करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है, जो शायद यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये बेसिकली इसी को है कि म्यूजियम को, कल्चर को हमें कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, ये आपका समझ में आया। जीएस पेपर 1 जो है उसमें लाइकली चांसेस है पूछा जा सकता है इन म्यूजियम्स के बारे में। इसको ऑलरेडी हमने बताया है, प्रीलिम्स फैक्ट भी आप इसके बारे में हमने बताया पहले कि क्या है और नेशनल म्यूजियम कब ओरिजिनेट हुआ, कैसे है, उसको आप फिर से आप देख सकते हैं वीडियो पुराना। और जीएस 1 में बेसिकली कि कल्चर को कैसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, आर्काइव कैसे करना चाहिए, रीलोकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे ये प्रोजेक्ट जो है उसको हैम्पर कर सकता है या करना है, तो उस चीजों को आप जो है जीएस 1 के लिए आप जो है आर्टिकल से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है 9 पिन बॉलिंग एम्ड एट फ्री स्पीच प्रिवेसी, तो ये बेसिकली जो उसी को है नया आईटी रूल जो है उसी को लेकर के उन्होंने बताया है कि क्या क्या वहाँ पे लूपहोल्स है, कंसर्न्स है रिगार्डिंग राइट टू प्रिवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसको आपका बहुत सारा आर्टिकल से भी आएगा और भी ऑलरेडी कोर्ट में भी केसेस हैं, तो इसको आप जो है अलग से जो है आप इसका टॉपिक बना करके उसमें आप जो इसके पहले तो क्या है ये आईटी रूल्स, उसके बाद जो है उसमें क्या क्या कंसर्न्स है, क्या क्या उसका पॉजिटिव है, क्या क्या निगेटिव, आपको जरूर लिखना चाहिए। तो ये आईटी रूल्स है बेसिकली सेफ हार्बर इम्यूनिटी, जैसे हमने मेरा वीडियो है उसमें हमने देखा है कि इसमें ड्यू डिलिजेंस की बात कही गई है कि आपको जो खुद ही बेसिकली देखना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि कोई प्रोएक्टिवली आपको देखना है कंटेंट की कोई रॉन्ग कंटेंट, अनलॉफुल कंटेंट पोस्ट ना हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, प्रोएक्टिवली उसको हटाते नहीं है, तो जो आपको इम्यूनिटी दी गई है बेसिकली आईटी एक्ट में कि आपके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा, वो आपसे छीन सकता है। मतलब कि अगर आप प्रोएक्टिवली उस पर ध्यान न दें तो आपसे वो इम्यूनिटी छीन जाएगी। उसके अलावा इसमें केस मुत्तुस्वामी केस का बारे में जिक्र किया गया, बेसिकली राइट टू प्रिवेसी का केस था। तो रूल्स का पॉजिटिव क्या ये भी उन्होंने बताया कि प्लस पॉइंट क्या है, एक तो रिमूवल ऑफ नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट पिक्चर। मान लीजिए कोई पिक्चर आपका इंटीमेट पिक्चर पब्लिश कर देता है जिसमें दोनों के कंसेंसस नहीं है, उसको आपको 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। कंप्लायंस रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा जो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर कंटेंट रिमूवल, ये भी अच्छी चीज है। और एडिंग ए लेबल टू इन्फॉर्मेशन फॉर यूजर्स, एक लेबल जैसे अभी हमने देखा मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया हमने, एक लेबल लगाने का प्रोविजन है इसमें। वेदर कंटेंट इट एडवर्टाइज है, मतलब कि किसी ने एडवर्टाइज किया है, प्रमोट किया है, या सही कंटेंट है, ओन कंटेंट है, स्पॉन्सर कंटेंट है, या एक्सक्लूसिवली कंट्रोल कंटेंट है, तो ये आप लगाएंगे तो यूजर जो आप मैसेज देख रहा है उसको समझ में आएगा भाई ये कंटेंट है क्या, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अब ये तो पॉजिटिव की बात होगी। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म बेसिकली है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस का उदाहरण दिया गया यहाँ पर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रोफेसर मनु भाई डीसा 1982 का केस है। इसमें इन्होंने कहा था कि फ्रीडम टू सर्कुलेट वन व्यूज, ये बेसिकली इसको एलिवेट किया था, ज्यादा अच्छा बताया था इन्होंने। और व्हेन इज अटेम्प्ट टू स्टिफल सफोकेट और गैग दिस राइट, इसको अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं इस राइट को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस वन व्यू would be sound a death nail to democracy. डेमोक्रेसी को एक तरह से आप रोक रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप हटा रहे हैं। एंड वुड हेल्प असर ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, ये सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है। इसी को यहाँ पे इन्होंने कोट किया है कि जो सर्कुलेट वंस व्यू क्या, मतलब सोशल मीडिया पे आप जो फ्रीडम आपको है कि आप अपना व्यू जो है बता सकते हैं, आप उस मैसेज के या कोई भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के या किसी भी जो स्टेटमेंट है, न्यूज चल रहा है, उसमें आपका क्या व्यू है, उसको अगर आप एक तरह से रोकते हैं अगर इस आईटी रूल के अंदर में, तो एक तरह से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है वो, और डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी को बढ़ावा देगा। ये तो पहला आपका क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या, इन्होंने रूल को बताया कि जो बिजनेस शेड्यूल ऑफ बिजनेस रूल है उसमें मीटी कोई इम्पावर नहीं है डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने का। ये जो रूल बनाया गया है बेसिकली मीटी ने बनाया, लेकिन मीटी का कहना है कि इसको एडमिनिस्टर तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ही करेगा, जो कि ट्रांजेक्शनल बिजनेस रूल में है। ये एक पॉइंट है कि आपको जो बेसिकली दूसरी मिनिस्ट्री को नहीं बनाना चाहिए इस रूल को, दूसरी मिनिस्ट्री के अंदर में वो सब्जेक्ट है, फंक्शन आता है, जिस मिनिस्ट्री का वो सब्जेक्ट है उसी को बनाना चाहिए। तीसरा चीज पॉइंट क्या है, ये कलरेबल लेजिस्लेशन है। कलरेबल मतलब क्या, लेजिस्लेचर कैन नॉट डू समथिंग इनडायरेक्टली इफ इट कैन नॉट पॉसिबली डू इट डायरेक्टली। तो इसको जो है कानून पार्लियामेंट के थ्रू पास होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के थ्रू पास ना होके इसमें जो बेसिकली एक कलरेबल लेजिस्लेशन कैसे, क्योंकि डिजिटल मीडिया जो आईटी एक्ट है, एक होता है आपका मेन एक्ट,
उसके बाद उस एक्ट के अंदर में जो है लेजिस्लेशन या रूल्स बनाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये क्या है बेसिकली लेजिस्लेशन? ये बेसिकली क्या है, ये है आपका कि क्योंकि एक्ट जो है वो पूरा डिटेल नहीं होता, उसमें कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव जो है यानी कि मिनिस्ट्री या ब्यूरोक्रेसी जो है, वो मिनिस्ट्री जो है, डिपार्टमेंट जो है, उसके ऊपर रूल बनाता है, डिटेल रूल, जिसको कि हम फॉलो करेंगे। तो वो आईटी रूल ये आता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का पार्ट है। और एक्ट क्या है, बेसिक मेन एक्ट क्या है जहां से ये पावर आया है, वो है आईटी एक्ट 2000। तो आईटी एक्ट में तो भाई डिजिटल मीडिया के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, रेगुलेट करने की बात कही नहीं गई है। तो इस एक्ट को आप यूज करके डिजिटल मीडिया को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। इसके लिए तो आपको अलग से एक्ट बनाना चाहिए पहले, उसके बाद आप रूल बना सकते हैं। तो ये तीसरी पॉइंट यहाँ पे कही गई है कि क्लेरेबल लेजिस्लेशन है, मतलब कि लेजिस्लेशन जो है कानून में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बट आपने रूल में उसको डाल दिया। तो ट्रेवल बियॉन्ड द रूल मेकिंग पावर, तो रूल मेकिंग पावर जो है आपका इस एक्ट में, उससे आप ऊपर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा जा रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका है, 36 घंटे में आपको जो कंटेंट को रिमूव करना होगा अगर गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। तो ये बेसिकली क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बेसिकली आपको रिपोर्ट्स नहीं दे रहा है, बल्कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है उनको एक चांस नहीं देगा कि भाई आप अगर ऑर्डर से आप एग्री नहीं करते। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर दिया कि कंटेंट को आप रिमूव कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को नहीं लगता कि वो कंटेंट गलत है, डिसएग्री करता है, तो उसके लिए चांस ही नहीं, टाइम ही नहीं है। 36 घंटे में वो क्या उसको कंटेस्ट करेगा, क्या करेगा उसमें। तो ये बेसिकली यहाँ पे कहा गया है। तो गवर्नमेंट एज अल्टीमेट एजुकेटर या क्वेश्चनेबल स्पीच ऑनलाइन ऑब्जेक्शन इश्यू, ये गवर्नमेंट को आपने अल्टीमेट बना दिया। इसके अलावा राइट टू प्रिवेसी को आप अंडरमाइन कर रहे हैं कैसे, जो इन टू इंस्क्रिप्शन है बेसिकली व्हाट्सएप में कहा गया कि आप जो है फर्स्ट ओरिजिनेटर को, कोई मैसेज अगर आया है तो उसका पहला ओरिजिनेटर आपको ढूंढ के बताना होगा अगर गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। तो इससे आप, इसके लिए क्या होगा, व्हाट्सएप को जो इंक्रिप्शन उसमें है, अभी हम देखते हैं व्हाट्सएप अगर आप खोलते हैं तो लिखा रहता है कि जो मैसेजेस है इनक्रिप्टेड है, मतलब कोई उसको पढ़ नहीं सकता, कोई उसको नहीं लिख सकता, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप। तो ये इसको आप वीक करेंगे, राइट टू प्रिवेसी को आप वीक करेंगे, किसी आप पर्सनल डोमेन में उसके जा रहे हैं। इन्वेजन एंड डिप्रीवेशन ऑफ सेफ स्पेस, तो ये चौथा, ये पांचवा पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो करी कि हम फेक न्यूज हटाने के लिए एक कोशिश है एक तरह से। तो ये बेसिकली रूल्स प्रोसीड टू हरियरली टेक डाउन व्हाटएवर आर्बिट्रेरी इल डिसीजन एंड बायस्ड अथॉरिटी मे डीम फेक न्यूज। तो ये बेसिकली वो फेक न्यूज को तो आप नहीं हटा रहे, बाकी आप सारा न्यूज को भी इसमें कवर कर रहे हैं कैसे। क्रिएट फ्यूटाइल एडिशनल ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर इंटरमीडियरी, और छठा क्या आपका ऑडिशनल कॉस्ट उसके लिए बढ़ाता है कैसे। इस रूल में कहा गया कि आपको एक इंडियन रेसिडेंट नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, ग्रेवांस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। तो ये बेसिकली ऑब्वियस सी बात आपको इसके यहाँ पर एक ऑफिस भी स्टेब्लिश करनी होगी। तो ये सब ऑब्वियस सी बात आपको फाइनेंशियल कॉस्ट लगेगा कंप्लाई करने की। तो फाइनेंशियल कॉस्ट जो है उस पर ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ाता है जो है। इस तरह से मार्केट प्लेस मॉडल जो एक तरह से है इकोनॉमी का, कंपनियों का या एप्स का, स्टार्टअप का, उसको कहीं ना कहीं आप धक्का पहुंचा रहे हैं इकोनॉमिकली। ये 6 पॉइंट्स बेसिकली क्रिटिसिज्म का है, जिसको कि आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। नेक्स्ट आपका जो एडिटोरियल इनकॉर्पोरेटिंग लिमिट्स, ये बेसिकली हेट स्पीच को लेकर के, हेट स्पीच पर जो है गवर्नमेंट ने अभी हेट स्पीच पे नहीं बेसिकली एक पैनल बनाया था जो कि चेंज इन क्रिमिनल लॉ रिकमेंड करेगा। जो सीआरपीसी आईपीसी है आपका, उसमें चेंजेस क्या करनी है उसके लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बनाया था। उसी में अभी रिकमेंड किया गया कि एक नया जो एग्जामिन करने के लिए हेट स्पीच का जो प्रोविजंस है, इसको एग्जामिन करने के लिए ये बेसिकली जो है रिकमेंडेशन आया था लॉ कमीशन और एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय टी के विश्वनाथन ने, पहले ये बनी गई थी कमेटी। उन्होंने कहा था कि एक नया सेक्शन आप ऐड कीजिए, सेक्शन 153C और 505A ऑफ आईपीसी, हेट स्पीच को लेकर के इसको डिफाइन कीजिए। तो ये प्रपोज जो इन्होंने किया था रिकमेंडेशन, इसमें क्या था, 153C में क्या होगा, वो टारगेट स्पीच दैट ग्रेवली थ्रेटन्स एनी पर्सन और ग्रुप विद इंटेंशन टू कॉज फियर और अलार्म, इंसाइट वायलेंस टुवर्ड्स देम। तो इसमें अब दूसरा जो आपका रिकमेंड है कि हेट स्पीच क्या है, कि आप स्पीच जो है वो आप वक्तव्य कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लिख रहे हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप, रिलीजन, कास्ट, सेक्स के अगेंस्ट में है, तैसे उसको आप वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में, कुछ वैसा स्पीच, उसको हम हेट स्पीच के दायरे में रख सकते हैं। इसमें जो 2 सेक्शन इन्होंने रिकमेंड किया था, 153C और 505A। 505A में क्या था कि पनिश स्पीच और राइटिंग, स्पीच भी और लिखना भी, that causes fear or alarm among group or provokes violence against it on the ground of race, religion, gender, sexual orientation, race or what identity। इन केसेस में मान लीजिए अगर कोई ऐसा लिखता है या कोई बोलता है जो ऐसा वायलेंस इसके अगेंस्ट क्रिएट कर सकता है, तो उसको आप हेट स्पीच में रखिए और उसको अगेंस्ट पनिशमेंट किया जाना चाहिए।
तो इट मस्ट डायरेक्ट, तो हेट स्पीच के लिए इस कमिटी ने जो कहा बेसिकली कि रिकमेंडेशन क्या है कि इट मस्ट डायरेक्ट इट्स एफर्ट टू डिफाइन, करने की क्या चाहते हैं गवर्नमेंट को कि इसको आप नैरोली डिफाइन कीजिए। मतलब कि हेट स्पीच एग्जैक्टली डिफिनेशन क्या होता है, इसको आप क्लियर कट डिफिनेशन होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं है गवर्नमेंट इसको मिसयूज कर पाए, कोई भी जो लॉ एजेंसी है उसको मिसयूज कर पाए, तो इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो रिकमेंडेशन क्या है कि इसको आप नैरोली सही से डिफाइन कीजिए। proposes to formulate and avoid pitfalls of using vague and over broad terms। तो वेग टर्म्स आपको यूज नहीं करना चाहिए, जिससे कि 67 आईटी एक्ट को गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली स्टक डाउन कर दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि फेल टू डिफाइन सम टर्म्स दैट sought to criminalize offensive and annoying messages। यहाँ पे बेसिकली डिफाइन नहीं कर पाया था ये एक्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक्ट जो है बेसिकली ये रूल जो है डिफाइन नहीं कर रहा है एग्जैक्टली कि क्या जो क्रिमिनल ऑफेंस होगा, क्या मैसेज एनवाइंग मैसेज होंगे, उसको आप क्लियर डिफाइन नहीं कर रहे, इसीलिए ये वेग है, इसको आप स्टक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसा ना हो कि हेट स्पीच का भी आप जो रूल लेके आए उसको सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन कर दे, क्योंकि अगर वो डिफिनेशन उसका पक्का सही नहीं होगा, तो प्रिसाइज नहीं होगा, तो ये बेसिकली सजेशन तो आपको दिया है कि हेट स्पीच से हम कैसे डील कर सकते हैं लीगली। नेक्स्ट आपका है वेदरिंग स्टॉर्म्स। ये बेसिकली साइक्लोन को लेकर के है। साइक्लोन अभी जब हमने देखा कि यास आया, अभी आया है तौकते अभी आके अरेबियन सी में, वेस्टर्न घाट पे, तो ऑलरेडी जो हमने देखा प्रिपरेटरी, तो इसमें जो पहले हमने जैसे कल भी देखा हमने न्यूज में कि है ना प्री डिजास्टर जो स्टेप्स लिए गए हैं जो काफी हेल्पफुल रहे, जैसे कि मास इवैक्यूएशन हो गया हैबिटेशन का, या अपने जो लोग उस एरिया में थे उसको इवैक्यूएट करके आपने सही सेफ हाउस में पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी जो हमें करने की जरूरत है वो है प्रॉपर्टी और बाकी चीजों को कैसे हम डैमेज से बचा सके। तो इंडिया विल हैव टू इम्प्रूव इट रिजिलियंस टू साइक्लोन्स। रिजिलियंस जो है इंडिया को इम्प्रूव करने की जरूरत है डिजास्टर मैनेजमेंट में, स्पेशली साइक्लोन को लेकर हमें क्या करने की जरूरत है, नीड्स टू बी डन। ये आप लिख सकते हैं इसमें, नीडेड टू बी डन व्हेन प्रोटेक्टिंग एसेट्स एंड क्रिएटिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू हेल्प पीपल बिहाइंड रिबिल्ड देयर लाइव्स। तो इसमें हमें इंडिया को अभी और काम करने की जरूरत है कि एसेट्स जो है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, जैसे साइक्लोन या फ्लड या कुछ आता है डिजास्टर, और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाए ताकि लोग को हम इस वहाँ उस समय हम साइक्लोन के या इस डिजास्टर केस में उसको हम फाइनेंस कर सके, ताकि वो फिर से अपनी रोजी रोटी जिंदगी ठीक कर सके। WMO का जो एक रिपोर्ट आता है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट में इन्होंने 2020 के रिपोर्ट में कहा था कि साइक्लोन अम्फन के कारण तकरीबन इकोनॉमिक लॉस जो हुआ इंडिया को वो तकरीबन $14 बिलियन का हुआ। तो इसको लेकर के बेसिकली ह्यूमन टर्म स्ट्रीम इवन डिस्प्लेस 2.4 मिलियन पीपल को इसमें डिस्प्लेस करना पड़ा इस अम्फान साइक्लोन में। आफ्टरमाथ वाज करप्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन रिलीफ। तो ये हमने देखा बेसिकली जो न्यूज में आया था कि रिलीफ जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वेस्ट बंगाल में उसमें करप्शन देखा गया, लोगों तक वो रिलीफ मटेरियल नहीं पहुंचा, पैसे नहीं पहुंचे। तो इससे हम कैसे बेसिकली हमें बचने की जरूरत है, हमें इंश्योर करने की जरूरत है लोगों को अगेंस्ट लॉसेज, एंड यूजिंग ए सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। कैसे हम कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन दैट मेक्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन फंड नॉन डिस्क्रिशनरी। डॉक्यूमेंट हम करते हैं बेसिकली कि ये हमें करना है, साइक्लोन आएगा तो लोगों का मतलब कि आप डिटेल्स डॉक्यूमेंट करके रखें। ये सब चीजें करने से जो है लॉसेज जो है लोगों का उसको हम कम कर पाएंगे, उसको इंश्योर कर पाएंगे एक तरह से। और मेकिंग सिटीजन मेंबर इन ए सोशल इंश्योरेंस मॉडल। तो सोशल इंश्योरेंस मॉडल जो आप लेके आए उसमें लोगों को भी मेंबर बनाए। रिबिल्डिंग शुड यूज अ ग्रीन बिल्ड बैक बेटर अप्रोच। तो रिबिल्डिंग जब आप कर रहे हैं, मान लीजिए आफ्टर साइक्लोन के बाद जो आप फिर से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सेट्स बना रहे हैं, उसमें आपको बिल्ड बैक बेटर अप्रोच लाना है, मतलब कि वो ऐसा रिजिलियंट स्ट्रक्चर बनाना है, ग्रीन हो, मतलब कि क्लाइमेट अप्रोप्रिएट हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और ऐसा बिल्डिंग या जो भी कुछ आप घर बना रहे हैं तो वो रिजिलियंस हो, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट आपका जो डिजास्टर्स हैं, साइक्लोन्स है, इससे रिजिलियंट हो ताकि आगे इसमें इफेक्ट ना पड़े। ये बेसिकली आप जो और जो DS3 में जो डिजास्टर आपका है उसमें आप लिख सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट को और स्टेप लेने की जरूरत है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल एड्रेसिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर के है, जो हम देख रहे हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है बेसिकली कि लोग वैक्सीन लगाने से हिचक रहे हैं, लगाना नहीं चाहते हैं। तो एक इंटरनेशनल बेसिकली पोल हुआ था 2020 में वैक्सीन के आने के पहले, वैक्सीन रोल आउट के पहले, ऑन May 23, 2021 में इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ। इसमें देखा गया कि 1 in 3 एडल्ट्स वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड ओवर ये आपका पोलिंग हुई थी, बेसिकली सर्वे हुआ था, तो 32% लोग जो तकरीबन दे वुड नॉट टेक कोविड-19 वैसे ये उनका था। इंडिया में बेसिकली बेटर था पोल रिजल्ट, यहाँ पे 18% लोगों ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है इस पोल के बाद जो वैक्सीन हेजिटेंसी काफी बढ़ गई इंडिया में,
बहुत सारे रिपोर्ट्स और मीडिया ना जो आपका सोशल मीडिया सर्कुलेशन के कारण। तो ये इससे क्या बेसिकली है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इंक्लूड, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या फैक्टर है, कारण क्या है उसके, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट क्या होगा वो लोगों का अवेयर नहीं है, फियर बेस्ड ऑन इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट हो रहा है कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, ये वहाँ पे ना मर गया, डेथ हो गया, या फिर लैक ऑफ एक्सेस टू वैक्सीन, वैक्सीन एक्सेस भी नहीं लोगों को, सिविल लिबर्टी कंसेप्ट, कॉस्ट, कल्चरल इश्यूज एंड वेरियस लेयर ऑफ कॉन्फिडेंस डेफिसिट। ये सब कारण के बेसिकली जो बताया जा रहे हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी लोगों में डेवलप ज़्यादा हो गई इंडिया में, कि मतलब कि वो वैक्सीन लगाना से डर रहे हैं, वैक्सीन लगाना नहीं चाहते। डिस इन्फॉर्मेशन इज राइट स्पेशली सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर आप देखें तो बहुत सारे डिस इन्फॉर्मेशन, मतलब सही इन्फॉर्मेशन नहीं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज जो है, फेक इन्फॉर्मेशन काफ़ी चल रहा है वैक्सीन को लेकर के, जो बेसिकली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोगों का, जो इसको वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ाने में लोगों के अगेंस्ट में। तो कंसिक्वेंसेज क्या है इसका, डिजास्टर्स इफ हर्ड इम्यूनिटी अगर हम अचीव नहीं करते हैं तो डिजीज आउटब्रेक होगा, जैसे हमने सेकंड वेव देखा, और पेंडेमिक रहेगा लास्ट तक। तो ये हमें देखने है, हार्ड इम्यूनिटी मतलब कि तकरीबन 75 से 80% लोगों को, यहाँ से लिखा गया 70 से 85% लोगों को इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए कोविड के अगेंस्ट। ये तभी होगा जब हम वैक्सीनेट कर पाएंगे लोगों को। तो कैसे इसको हम हटाएं, अरे फियर्स को कैसे हम दूर करें, मैसेजिंग नीड टू फोकस सिंपल फैक्ट्स पे हम फोकस करना, मैसेजिंग करना, लोगों को बताना है। वैक्सीन्स हैव बीन वाइडली टेस्टेड, साइड इफेक्ट दैट मे लास्ट अ कपल ऑफ डेज, साइड इफेक्ट हो सकता है लेकिन कपल ऑफ डेज तक ही, लेस देन 1 in a million चांस ऑफ गेटिंग सीरियस साइड इफेक्ट फॉर आउट विद, तो बहुत कम चांस है, जैसा कि रिपोर्ट आया है कि लेस देन 1 in million, एक लाख में, सॉरी 10 लाख में एक आदमी हो सकता है जिसको सीरियस इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखा जाए। तो ये बेसिकली लोगों को समझाने की जरूरत है, मैसेजिंग करने की जरूरत है, और इसके पहले और लोगों को परसुएट करने के पहले हमें जानना की जरूरत है कि बेसिस क्या उनका फियर का, हेजिटेंसी का, क्यों वो डर रहे हैं वैक्सीन लगाने से, उसके बाद ही हमें उस डायरेक्शन में जो है स्टेप लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव नाउ इज टू रीच मोर पीपल फास्टर विथ मैसेज दैट डजंट प्रोवाइड मोर साइंस बट इंक्लूड गाइडेंस देना है थ्रू सोशल मीडिया और वेल इन्फॉर्म फ्रंटलाइन वर्कर यूज करके। हमको बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव जो भी है कि ज़्यादा लोगों तक जल्द से जल्द हम पहुंचे, वैक्सीन लगाएं। तो इसको हमें वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करनी, कैसे दूर करनी, ये इन्होंने बताया। नेक्स्ट जॉब का एक सुब्रमण्यम टू बी कॉमर्स सेक्रेटरी, बेसिकली अपॉइंटमेंट कल गवर्नमेंट ने किया, तो इसको मैंने इसलिए रखा कि कुछ एजेंसीज का इन्होंने नाम मेंशन किया है, रॉ और आईबी के चीफ्स जो है उनका एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये बेसिकली आईबी जो है ये प्रीमियर स्पाई एजेंसी है, रॉ जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, आईबी जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करता है, रॉ जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर में फंक्शन करता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करता है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। और मोटा मोटी ये क्या है, ये आप समझ सकते, इंटरनल है, स्पाई एजेंसी है, और ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। बाकी यहाँ पे जो मेन न्यूज़ है वो है कि जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी जो है, जो कि छत्तीसगढ़ कैडर का ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, उनको नेक्स्ट कॉमर्स सेक्रेटरी गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। अभी उनको ओएसडी अपॉइंट किया गया है और 1 जुलाई से बेसिकली वो चार्ज लेंगे कॉमर्स सेक्रेटरी का, जब अभी जो है वो रिटायर हो जाएंगे, उनका रिटायरमेंट हो जाएगा तब। ये मोटा मोटी ये न्यूज़ है। सीबीडीटी में इन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट्स किए हैं, तो ये आपकी जानने की जरूरत नहीं है, मेन जो है एग्जाम के लिए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा बॉडी फंक्शन करता है। नेक्स्ट जो आपका न्यूज है, एक्सी सुप्रीम कोर्ट हैड कॉशन्ड गवर्नमेंट ऑफ प्रीवियसली, तो ये बेसिकली जो है व्हाट्सएप नहीं, जो आईटी रूल्स आया था, आईटी रूल जो आया अभी, उसमें जो कहा गया कि हम आईटी रूल लेके क्यों आए, ये गवर्नमेंट ने कहा है, वीडियो में कवर किया मैंने, जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड क्या आईटी रूल का, क्यों आया आईटी रूल। उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि 2019 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डीप कंसर्न एट यूटिलाइजेशन ऑफ, उसमें उस जजमेंट में, उस पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न जताया था कि सोशल मीडिया यूज किया जा रहा है कमिटिंग क्राइम्स, सोर्स ऑफ पोर्नोग्राफी, और उसके अलावा क्रिमिनल्स जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टू रन वेपन्स, ड्रग एंड कंट्राबैंड, हेट स्पीच शेयर हो रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रॉपरली, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि आप डिजाइन फ्रेम कीजिए टू अलाउ गवर्नमेंट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट ऑरिजिनेटर मैसेज। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने कहा कि इस कोर्ट के जजमेंट के कारण ही हमने जो है फर्स्ट ऑरिजिनेटर का कंसेप्ट जो है हम आईटी रूल में लेके आए हैं। तो ये चीज बेसिकली कहा गई थी, लेकिन इसमें आर्टिकल में कहा गया कि इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में रिस्ट्रेन भी कहा था कि आपको रिस्ट्रेन रखना है, कि इट वांट दैट डिक्रिप्शन जो आप करेंगे इफ इजीली अवेलेबल कुड डिफीट द फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी को भी डिफेंड
हटा सकता है। इसीलिए आपको सोच समझ के इस फर्स्ट ऑरिजिनेटर का जो आप कंसेप्ट, जो नया जो रिजीम लेके आएंगे, रूल लेके आएंगे, उसमें आपको देखना होगा। तो ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ना डायरेक्टली कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट को कि आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है, राइट टू प्राइवेसी को भी आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट शुड इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट इन्वेडेड। ये गवर्नमेंट को जो करना है, ट्रेसेबिलिटी अगर आप कर रहे हैं फर्स्ट ऑरिजिनेटर का, तो सिर्फ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में ही करिए, रिस्ट्रिक्ट कीजिए उसको, हर केसेज में नहीं होना चाहिए। इवन लीगल तो व्हाट्सएप जो है अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन डाला इसी रूल के अगेंस्ट में। इसके लिए बेसिकली क्या है, व्हाट्सएप को क्या करना होगा, बिल्ड एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट ओरिजिनेटर, दिस मींस इवन लीगल यूजर्स एंड द मैसेजेस वुड बी अंडरपास्ड। ये बेसिकली उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, व्हाट्सएप ने जो कहा अपना हाई कोर्ट में पिटिशन में, याचिका में, इससे क्या होगा, जो बाकी लीगल यूजर है, इलीगल यूजर का तो हम ट्रेस करेंगे, लेकिन लीगल यूजर का भी मैसेज हमको देखना होगा, वॉच में रहेगा, प्राइवेसी जो है इन्वेड होगी। तो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का इन्होंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे व्हाट्सएप ने कोर्ट पिटिशन में अपना। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या, बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तुस्वामी केस में कहा था। ये क्या है कि इसमें कहा गया कि अगर कोर्ट विल हैव टू रिगार्ड टू वेदर अ लेस इंट्रूसिव मेजर कुड हैव बीन अडॉप्टेड, तो कोर्ट को देखना चाहिए कि क्या एक लेस इंट्रूसिव मेजर, मतलब ये जो फर्स्ट ऑरिजिनेटर आप ट्रेसिंग का कर रहे हैं, ये ज्यादा इंट्रूसिव है, इसलिए आपको इंक्रिप्शन को हटाना पड़ेगा। तो कम हानिकारक आप जो है बेसिकली स्टेप ले सकते हैं क्या इस चीज को, ये ताकि ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए, इलीगल यूजर्स को हम आइडेंटिफाई भी कर सके, और साथ ही साथ बाकी लोगों की प्राइवेसी भी हैम्पर ना हो। तो ये गवर्नमेंट को टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को देखने के लिए, डिसाइड करने के लिए याचिका में कहा गया है। तो ये बेसिकली है। इसके अलावा जैसे हमने पहले देख लिया एडिटोरियल में कि ये सब ऑर्डिनेट रजिस्ट्रेशन है, तो ना ही एक्ट में ना ही किसी और कानून में बेसिकली सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को इनटू इंक्रिप्शन टू रिवील आइडेंटिटी ये कहा गया है। तो एक्ट में आप नहीं है अगर, तो रूल में आप कैसे इसको ला सकते हैं। एक तरह से आप जो है एक्ट के बियॉन्ड जा रहे हैं, जो कानून में बेसिकली बताया गया उसके आप बियॉन्ड जाकर एग्जीक्यूटिव जो है रूल बना रहा है। ये ऑलरेडी हमने एडिटोरियल में जो देखा है वही चीज है। नेक्स्ट जो आपका है अनसर्टेनिटी रिस्क क्लाउड आउटलुक, तो ये आरबीआई का अपना बेसिकली जो एनुअल रिपोर्ट था उसमें कहा है कि कोविड इन्फेक्शन और इनको जो वैक्सीनेशन रेट है उसको देखते हुए हो सकता है बेसिकली कि ग्लोबल एंड डोमेस्टिक आउटलुक है वंस अगेन टर्न स्क्रीम विद एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी है आगे हमारा ग्रोथ कैसा रहेगा, बाकी सेक्टर्स का ग्रोथ कैसा रहेगा, इसको बेसिकली इन्होंने कॉशन किया है आरबीआई ने। तो अलग अलग चीजें बताई उन्होंने, जैसे एनपीए का बताया है, कंपाउंड इंटरेस्ट बैंकों पे क्या असर पड़ सकता है, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्टर्स में क्या असर पड़ सकता है, जिसको गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। तो बेसिकली डिमांड सप्लाई इम्बैलेंसेस मे एक्सर्ट प्रेशर ऑन फूड प्राइसेस, बैंक मस्ट गर्ड फॉर हायर प्रोविजंस। ये बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन किया आरबीआई ने। तो इसको आपको जानना है कि पेंडेमिक का क्या इफेक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी में, या क्या पड़ रहा है, तो आंसर में आप इसको इस चीज को भी कोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, जरूर इसको आप लाइक कर दे और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।